हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग अभी इसके पहले व्याकरण की एक छोटी सी आधार उसका समझे। अब व्याकरण में हम लोग वर्ण विचार, अभी इसके पहले हमने आपको बताया था शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण में अभी हमको वर्ण विचार पढ़ना है। वर्ण विचार, वर्ण विचार में हमने बताया था कि स्वर और व्यंजन, इसके दोनों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले स्वर और व्यंजन के पहले हमें ये जानना चाहिए कि वर्ण क्या है। वर्ण मुख से निकलने वाली प्रत्येक ध्वनि वर्ण कहलाती है। इसीलिए भारत भाषाविदों ने, हमारे भाषा के विद्वानों ने ध्वनि को वाक्य की सबसे छोटी इकाई स्वीकार किया और वर्णों की कुल संख्या 52 स्वीकार किया। हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 स्वीकार किया। अब हिंदी वर्ण के भेद में संपूर्ण हिंदी के वर्णों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। 11 में कौन कौन से? छोटा आ ई, आ ई उ री ए आई ओ और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। हिंदी में वर्णों की, स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है। 11 है। अब स्वर वर्ण के भेद अगर कहें तो स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अभी हम अगर ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। 4 कौन कौन सी? आ, ई, छोटा आ, छोटी ई, उ और री, ऋषि। आ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर है। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना, ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 है। 3 कौन कौन सी? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये 3 ही माने जाते हैं। री नहीं है, क्योंकि री, बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। फिर
अब संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? जो दो स्वरों के योग से बनता है, दो स्वरों के मेल से जो बनता है वो संयुक्त स्वर कहलाता है। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन सी? ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ। ए, आई, ओ, औ ये संयुक्त स्वर में आते हैं। इसमें वृद्धि संधि और गुण संधि। ए और ओ में गुण संधि है, आई और आओ में वृद्धि संधि है। गुण संधि और वृद्धि संधि है, इसलिए ये संयुक्त स्वर है। एक और प्लुत स्वर भी आता है। प्लुत स्वर, चौथा प्लुत स्वर भी आता है। प्लुत स्वर ह्रस्व स्वर में कम से कम समय लगता है। इसका 2 गुना समय दीर्घ स्वर में लगता है और प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है। इसीलिए जहां भी ह्रस्व स्वर प्लुत स्वर लिखते हैं वहां पर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 गुना समय अधिक लगता है, इसलिए हम वहां 3 लिख देते हैं। इसका जैसे ओम लिखते हैं तो ओम, ओम। इसका प्रयोग कहीं गाने में, किसी को बुलाने में, स्वर आलाप करने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कुछ इसके बारे में और आप जान लें। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर को, जो संयुक्त स्वर था उसी को दीर्घ स्वर में जोड़ देते हैं और प्लुत को भी जोड़ लेते हैं, प्लुत को अलग कर लेते हैं, तो वो स्वर की संख्या 3 बताते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। लेकिन क्योंकि प्लुत स्वर में नहीं गिना जाता है, इसलिए इसका अलग भेद स्वीकार करना उचित नहीं। फिर ये अं और आह अभी बचा है। अं और आह। अं का प्रयोग नाक से करते हैं और आह का प्रयोग हा की तरह करते हैं। आह का प्रयोग हा की तरह करते हैं, विसर्ग है। ये विसर्ग है और ये अनुस्वार है। ये विसर्ग और ये अनुस्वार है। इसको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इन दोनों स्वरों को, अंग और आह को आयोगवाह कहा। आयोगवाह, इसी को नपुंसक वर्ण भी कहा जाता है। आयोगवाह अर्थात वाह से माने होता है धोना। धोने के अयोग्य जो वर्ण हो उसे अयोगवाह कहते हैं। नपुंसक, पुंसक शब्द का अर्थ होता है, पुंसक का अर्थ होता है पैदा करने के योग्य, पैदा करने के योग्य। नपुंसक का अर्थात जो पैदा न कर सके वो नपुंसक। तो अंग और आह को नपुंसक वर्ण भी बोलते हैं और अयोगवाह वर्ण भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम वर्णमाला से इन दोनों वर्णों को हटा देते हैं फिर भी हमारा कार्य चलता है। अगर हमें दुख लिखना होता है तो दुख हम ऐसे भी लिख लेते हैं और हमारा ये गलत नहीं। संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आए हैं उन्हें ही हम
संस्कृत से जो शब्द हिंदी में हूबहू आए हैं वही विसर्ग शब्द हूबहू वैसे ही लिखे जाते हैं। अनुस्वार की जगह हम वर्ण के पंचमाक्षर जैसे का अंगा, चा का इया, टा का अणा, ता का न और पा का म, इसका यूज हम कर लेते हैं, तो हमें इस चंद्र बिंदी की जरूरत नहीं। अगर हमको गंगा लिखना है तो हम ऐसे भी लिख लेते हैं, हमें इसकी अंक की जरूरत नहीं। चंचल लिखना है हम ऐसे भी लिख लेते हैं, चंचल लिख लिया, कण्व लिख लिया, कंठ लिख लिया। चंद्र लिख लिया। हम कहने का अभिप्राय है कि हम पंचमाक्षर से इस की जो क्षति है ये पूर्ण कर लेते हैं इन दोनों वर्णों को। इसी वजह से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसको अयोगवाह कहा है। हिंदी में जो मूल स्वर हैं वो मूल स्वर 4 ही हैं, आ, ई, उ और री। फिर स्वर के बाद हम बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण में पहला, व्यंजन की मूल संख्या 33 है और कुल संख्या 39 है। व्यंजन 33 व्यंजन है और कुल 39 व्यंजन है। व्यंजन के भेद में सबसे पहला आपका आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का से मा तक के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और का से मा तक इनकी संख्या 25 है, जिनमें का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग और एक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। टोटल 25 व्यंजन हमारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनको एक संख्या में हम उदित भी कह सकते हैं। उदित, एक संख्या में स्पर्श व्यंजन को उदित भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ खींची जाए, अंदर की तरफ सांस खींची जाए, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, या, रा, ला और वा। या, रा, ला और वा। फिर ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण से शरीर में गर्मी पैदा हो जाए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। तीनों सा, तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा। इनकी भी संख्या 4 होती है। फिर इसके बाद हम अगले व्यंजन की तरफ आते हैं। अगला व्यंजन हमारा संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन है, इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त
जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि दो व्यंजनों के योग से ये व्यंजन बनते हैं। इनकी संख्या 4 है। जैसे इसमें छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये 4 वर्ण आते हैं। छ, का और मूर्धन्य सा के योग से बनता है। त्र, त और र के संयोग से बनता है। ता और रा के संग ज्ञ, ज और य के संयोग से बनता है। और स्रा, सा और रा के संयोग से बनता है। इनकी संख्या 4 है, जो आपका संयुक्त व्यंजन में आता है। फिर इसके बाद अगला निर्मित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। निर्मित व्यंजन, निर्मित व्यंजन में 2 वर्ण आते हैं। इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इसे आगत व्यंजन भी कहते हैं, इसे उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं। इसको द्विगुण भी कहते हैं, आगत भी कहते हैं, उच्छिष्ट भी कहते हैं। इनकी संख्या 2 है, ड़ा और ढ़ा। जैसे पढ़ा और पढ़ा, गिर पड़ा, उसने पढ़ा, ये हमारे व्यंजन है। इसके अतिरिक्त एक हमारा और व्यंजन आता है वैदिक व्यंजन। इसके अतिरिक्त एक वैदिक व्यंजन आता है, जिसका प्रयोग पहले वेदों में हुआ करता था। अब ये वेदों तक ही सीमित है। अब इस समय हिंदी में इसका प्रयोग नहीं हो रहा है, पुरानी किताबों में इसका प्रयोग होता था। आज इसका प्रयोग मराठी में होता है। इसको कहते हैं लुंठित रा। ये इस तरह से बनाया जाता है, इसको लुंठित रा बोलते हैं। अब हमारा इसके अतिरिक्त एक आगत व्यंजन है। आगत माने आया हुआ व्यंजन आगत है। आगत व्यंजन व्यंजनों की संख्या हमारी यहीं तक है। ये तो केवल आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं। आगत व्यंजन, इसमें अंग्रेजी के ओ का हिंदी रूपांतर इसमें हिंदी रूपांतर में चंद्र लग जाता है। चंद्र का प्रयोग करते हैं, जो बड़ा आ और ओ, आ और ओ के बीच की ध्वनि है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। ओ जैसे डॉक्टर हुआ तो डी ओ लिखते हैं आप, DOCT या डॉक्टर। तो डॉक्टर ना तो पूरा डा बोलते हैं डॉक्टर, और ना डॉक्टर बोलते हैं, दोनों के बीच का बोलते हैं डॉक्टर। ऑफिस, तो डॉक्टर, ऑफिस आदि में चंद्र लगता है। आ के ऊपर चंद्र लगा देते हैं। ये आपका आपका आगत व्यंजन हो गया। ग्रहित व्यंजन भी होता है। ग्रहित, जिसको आपने ग्रहण किया, गृहीत व्यंजन। गृहीत माने ग्रहण किया। इसको हम अरबी फारसी से ग्रहण किए। ये इसकी संख्या 5 होती है। इसके नीचे नुक्ता लगता है। का, खा, गा, जा और फा। जफा, जफर, जाम,
गजल, इसका इस तरह से उच्चारण किया जाता है। लेकिन अब हम बात करते हैं तो ले आप स्वर और व्यंजन के बारे में आप लोग जान गए। अब हम व्यंजन की बात करते हैं कि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं और वाचन या उच्चारण के आधार पर हमारे 45 वर्ण होते हैं। उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कैसे? 52 वर्ण में सबसे पहले आप अगर स्वर और व्यंजन देखेंगे, स्वर और व्यंजन की संख्या देखेंगे तो 13 स्वर, आ इ उ ऋ ए ऐ ओ औ अं आ, आपका 13 स्वर हो गया। फिर 25 आपका स्पर्श व्यंजन हो गया। 25 स्पर्श व्यंजन हो गया। फिर इसके बाद 4 अंतस्थ व्यंजन हुआ। अंतस्थ व्यंजन 4 आपका ऊष्म व्यंजन हुआ। 4 आपका संयुक्त व्यंजन हुआ और 2 आपका द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन हुआ। अब इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 3 5 8 4 12 4 16 4 20 2 22 2 2 4 1 5 52 वर्ण हमारे लेखन के आधार पर बन रहे हैं। लेकिन उच्चारण के आधार पर हमने इसमें स्वर की संख्या हमने 10 किया, जिसमें से हमने री अंग और आ तीनों को हटा दिया। री अंग और आ तीन ये हटाया हमने। फिर 10 स्वर हुआ। फिर 25 व्यंजन, 25 व्यंजन हो गया। 25 व्यंजन के बाद 4 अंतस्थ हो गया और 4 ऊष्म हो गया। संयुक्त व्यंजन को भी हम नहीं रखते हैं, 2 द्विगुण हो गया। 25 10 35 4 39 39 4 43 2 45 45। अब इसके बाद स्वर व्यंजन के बारे में ही अभी वर्णों के भेद आप समझिए। वायु संवेगों के आधार पर, वायु संवेगों के आधार पर वर्णों के भेद, वर्णों के भेद, वायु संवेगों के आधार पर वर्णों के भेद में हमारा इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला अल्प प्राण ध्वनियां और दूसरा है महाप्राण ध्वनियां। अब समझिए अल्प प्राण ध्वनियां किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु धीरे से ली जाए अथवा धीरे से छोड़ी जाए उसको अल्प प्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो हमने 5 वर्ग बताया, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसका पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे का वर्ग है तो पहला का, फिर गा और अंगा। फिर प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन में आपका कौन सा आता था? अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और व आपकी अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आती है।
महाप्राण ध्वनियां वही जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास तेजी से ली जाए या तेजी से छोड़ी जाए उसको महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। अभी इसमें बचता है दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। जैसे का वर्ग अगर लिया जाए तो खा और घा, च वर्ग लिया जाए तो छा और झा, ट वर्ग लिया जाए तो ठा और ढा। फिर प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, ऊष्म कौन सा है? सा, खा, सा, हा। ये आपकी महाप्राण ध्वनियां हैं। एक चीज आप नोट कर लें कि प्रत्येक स्वर न तो अल्प प्राण है और न ही महाप्राण है। प्रत्येक स्वर न तो अल्प प्राण है न महाप्राण है। फिर इसके बाद अगला आता है, इसके बाद वायु संवेगों के आधार पर था, अब है तारत्व के आधार पर। तारत्व के आधार पर वर्णों के भी, तारत्व के आधार पर भी, तारत्व माने प्रकंपन। जितना आप 2 मिनट और तारत्व अथवा प्रकंपन, प्रकंपन के आधार पर भी वर्णों के 2 भेद हैं। एक घोष, घोष को ही सघोष बोलते हैं, और दूसरा होता है अघोष व्यंजन। घोष या सघोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन में जिन वर्णों के उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन पैदा हो उन्हें सघोष वर्ण कहते हैं। हिंदी में सघोष वर्ण निम्न है, कौन कौन सा? पहले वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण यानी गा, घा और अंग। फिर प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और एक हा भी, या, रा, ला, वा और हा। और प्रत्येक स्वर आपका सघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद आपका अघोष वर्ण आता है। अघोष वर्ण के अंतर्गत आपका जिन वर्णों के उच्चारण में प्रकंपन या तारत्व पैदा होता है सघोष, जिनमें प्रकंपन या तारत्व पैदा न हो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। इसमें अभी बचा क्या? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन, प्रत्येक ऊष्म व्यंजन हा को छोड़कर, यानी सा, खा और सा, हा नहीं होगा, हा आपका सघोष है। ये हमारा आज वर्ण के आधार पर वर्ण विचार समाप्त हुआ। अगला हम आपको शब्द विचार बताएंगे। धन्यवाद।